आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, लास्ट की क्लास में हमने डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ मैटर देखा था। ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को करेक्टली, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसी ने दी थी? हेजनबर्ग ने ये स्टेटमेंट दी थी कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली, दोनों एक साथ और करेक्टली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हेजनबर्ग ने दी थी। और मैथमेटिकली अगर इसको देखते हैं, मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल को कैसे लिखते हैं हम? डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। ठीक है, डेल एक्स यहां पे क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि जो भी प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि मैथमेटिकली इनका जो प्रोडक्ट होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, वो हमेशा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। वाई वी कैन नॉट डिटरमाइन बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसको समझने के लिए अभी हम यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस पाथ के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है और इस पाथ के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। तो हमें क्या होता है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं। लाइट के अंदर क्या होता है? फोटोन। ठीक है, तो उसके ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो उस लाइट का जो फोटोन होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराता है और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो स्ट्राइक करता है तो यहां से रिफ्लेक्ट होके वो फोटोन ऐसे मूव करता है और उस रिफ्लेक्टेड फोटोन को हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, उस रिफ्लेक्टेड फोटोन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है। लेकिन क्या होता है कि ये इस टाइप से जब हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें पोजीशन को करेक्टली पता लगाना है, प्रिसाइजली पता लगाना है, तो वो केवल तभी हो पाएगा कि ये जो हमने यहाँ पे लाइट यूज की है, अगर उसकी वेवलेंथ क्या है? स्मॉल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने के लिए ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं माइक्रोस्कोप का, ये तभी हमारा अच्छे से पता चल पाएगा इसकी पोजीशन का, जब ये हमने लाइट यूज की है, इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल। लैम्बडा क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, यहां से जो इंसिडेंट लाइट आ रही है। ठीक है, तभी हम इसकी पोजीशन अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर ये जो इंसिडेंट लाइट का अगर वेवलेंथ स्मॉल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लार्ज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लार्ज या हाई होगी फ्रीक्वेंसी उसकी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। तो अगर इसकी वेवलेंथ स्मॉल है ये इंसिडेंट फोटोन की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई होगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसकी एनर्जी हाई होगी, क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल होती है? E = h न्यू। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट फोटोन की
वेवलेंथ स्मॉल है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब इसकी एनर्जी हाई होगी। तो जैसे ही हाई एनर्जी वाला फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए था नीचे, लेकिन जैसे ही ये फोटोन इससे टकराएगा जिसकी एनर्जी हाई है, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसे नहीं होते हुए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जैसे ये फोटोन इसको स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो फोटोन की एनर्जी थी वो किसमें ट्रांसफर हो गई है, इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि भाई अगर हमें इसकी पोजीशन अच्छे से पता लगानी है तो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, तब हम इसकी पोजीशन अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे स्मॉल वेवलेंथ यूज की है फोटोन की, ठीक है, तो इसकी पोजीशन तो हमें करेक्टली पता लग गई है, लेकिन अब इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि जब किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को हम पता लगाने की कोशिश करते हैं करेक्टली, तो उसकी जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम मोमेंटम को प्रिसाइजली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये हमें ये बताता है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की ना तो हम पोजीशन और ना ही इसकी मोमेंटम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली बता सकते हैं। ये 4 वर्ड पे आपको ध्यान देना है, प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में ये इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम प्रिसाइजली और साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अगर हम पोजीशन पता करने की कोशिश करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पोजीशन मतलब सर्टेन हो गई है तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम सर्टेन होता है तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है। इसको, इस इक्वेशन को प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम h/4π, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इस इक्वेशन को हम इक्वल साइन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हमारी पोजीशन हमने अच्छे से पता लगा ली, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अगर ये बहुत कम हो गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसमें अनसर्टेनिटी कम हुई तो इसमें अनसर्टेनिटी बढ़ गई। और अगर मान लो इसको मोमेंटम को हमने अच्छे से पता कर लिया तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हेजनबर्ग ने बताया कि भाई पोजीशन और मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का प्रिसाइजली और साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट थी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है हम ये बताते हैं, इट रूल्स आउट डेफिनेट पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, डेफिनेट पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। हेजनबर्ग ने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ डेफिनेट नहीं हो सकता है। आपको जैसे पता है कि बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है, लेकिन जैसे ही हेजनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया, हेजनबर्ग ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसा कि बोर ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो एक डेफिनेट पाथ होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, लेकिन अब
ये वाला जो पोस्टुलेट था, बोर ने जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, डेफिनेट, वो रूल आउट कर दिया किसने, हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक कोई भी पाथ डेफिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, इट इज एप्लीकेबल टू all kinds of matter. It is applicable to all kind of matters, but it is significant only to the microscopic objects. It is significant only to the microscopic objects. ठीक है। हेजनबर्ग का ये जो प्रिंसिपल है वैसे तो सभी मैटर्स के ऊपर, सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो चाहे वो माइक्रोस्कोपिक, सभी के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है वो केवल कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हमारा मैक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, तो उसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम तो हमें सामने देख के ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है अभी, और उसकी वेलोसिटी कितना है, ऐसे देख के पता चल जाता है। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, कोई बहुत छोटा पार्टिकल है, दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है, तो उसके लिए ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। नेक्स्ट है, रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ बोहर्स मॉडल। रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ बोहर्स मॉडल, कि जो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था वो फेल क्यों हो गया था, ठीक है। तो बोहर के मॉडल को फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था। बोहर ने इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था, लेकिन एक्चुअल में अब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है और उसका डेफिनेट पाथ है, ठीक है। तो ये किसने कंसीडर किया था, बोहर ने। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, ड्वेल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है। पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, जैसा कि आपने डी ब्रोगली में देखा था, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसीलिए बोहर का जो मॉडल है वो फेल हो गया, क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉन का केवल पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों नेचर होता है, ड्वेल नेचर बोलते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आपको प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। ये प्रूव करना है आपको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हुए, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, जैसे कि आपको पता है अप्रोक्सीमेट हम साइज क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस of an atom is equal to 10 to power minus 14 मीटर, ठीक है। अब न्यूक्लियस का ये जो साइज हमने माना है, ये कितना माना है, 10 to power minus 14 मीटर माना है हमने। तो ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेनिटी न्यूक्लियस की पोजीशन में कितनी हो सकती है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन कितनी हो सकती है, 10 to power minus 14 मीटर, ठीक है। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10 to power minus 31 किलोग्राम, ठीक है। और हमें पता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यहां पे अब आपको डेल्टा एक्स पता है, एम पता है, और डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जब हम निकालते हैं एच अपॉन 4 पाई, ये एम और ये डेल्टा एक्स, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, 34 इंटू अपॉन में 4 पाई 3.14 एम 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, इसको जब सोल्व किया जाता है तो ये आता है 5.79 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आती है, अगर हम न्यूक्लियस को हम क्या माने कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है, न्यूक्लियस में, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आएगी 5.79 इंटू 10 टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है ये इट इज ग्रेटर देन, ये किससे है, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को ये मान लिया जाए कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाले, तो हमारी ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा आती है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे भी स्टेटमेंट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है।